आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपने इस लेक्चर की, जिसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बैंक्स डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे जी, हम देखेंगे कि बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं स्पेसिफिकली, और साथ ही हम देख रहे होंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नॉर्मल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एक दफ़ा हमें एक ओवरआर्किंग अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम शुरू करेंगे डिस्कस करना कि जी बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट और कंटेंट क्या होता है। याद रखिए, आपकी जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड टेस्टिंग होती है एग्जाम में, वो तकरीबन 10 मार्क्स की होती है एट एन एवरेज। उसमें टेस्ट क्या होता है? उसमें टेस्ट होती है आपकी मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ। कैसे? कि जो फॉर्मेट है ना नॉर्मल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट्स, राइट, म्यूचुअल फंड्स एंड एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट्स, इन सब की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट्स, उनके जो फॉर्मेट्स हैं ना वो डिफरेंट है। यानी कि बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसी नज़र आती है, उनके नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें डिफरेंट है। ठीक, तो एग्जामिनर जो 10 मार्क्स के अगेंस्ट आपसे पूछता है ना, वो पूछता है किसी एक स्पेसिफिक नोट का फॉर्मेट पूछ लेगा आपसे, पूछेगा कि यार बैंक का कैश एंड बैंक बैलेंसेस का जो नोट होता है उसका फॉर्मेट आपको याद है? अगर याद है तो ज़रा बना के दिखाएं। सिर्फ फॉर्मेट, इट इज़ मेमोरी। ये नहीं है कि उसकी कोई इन डेप्थ अकाउंटिंग पूछेगा आपसे ना। बैंक की अकाउंटिंग पिछले 15 सालों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक बार हल्की सी बैंक की अकाउंटिंग टेस्ट हुई है, दैट्स इट। उसके अलावा कभी बैंक की अकाउंटिंग डिटेल में टेस्ट नहीं हुई, ठीक है। सिर्फ इसी तरह इंश्योरेंस, इसी तरह म्यूचुअल फंड्स भी सिर्फ फॉर्मेट का रट्टा, दैट्स इट। इसका मतलब है बहुत ही सरफेस लेवल के ऊपर एग्जामिनर इस एरिया से पूछता है। और अगर बच्चे ने अच्छा याद किया हुआ है, क्रैम किया हुआ है, जिसका तरीका मैं आपको यहां बताऊंगा, और मैं आपको वो मिनिमम नोट्स भी बताऊंगा जो आपको क्रैम कर लेने चाहिए, तो आप यहां से 10 नंबर ले सकते हो विदाउट एनी एफर्ट। सिर्फ कि यार आपने नोट का फॉर्मेट क्या होता है वो क्रैम किया हुआ है, दैट्स इट। आपने क्रैम किया हुआ है, आप आसानी से बना सकते हो जवाब। बात समझ रहे हो? राइट। सो इंशाल्लाह फिर हम बैंक से रिलेटेड समर 19 और विंटर 17 के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि जी कैसे सवाल आते रहे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अपने इस एरिया से, जहां पे हम रूल्स देख रहे होंगे। ये दोनों चीजें हम इकट्ठी देखेंगे बाय द वे, रूल्स और डिफरेंसेस फ्रॉम नॉर्मल कंपनी हम इकट्ठा देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं पीडीएफ खोल लूंगा और वहां से हम शुरू कर देंगे देखना फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद रखिए, फॉर्मेट एंड कंटेंट के लिए जो मैंने आपको नोट्स के अंदर इशू किया हुआ है, हर तरह की कंपनी के फॉर्मेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट्स, वो आप यूज करेंगे। मैं यहां स्क्रीन पर भी खोलूंगा, बट आपके लिए लाजिम है कि आप वो नोट्स खोलें, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी फॉर यू, दिस इज लाजिम। आप सिर्फ मेरी स्क्रीन को ना रेफर करें, स्क्रीन पे मैं खोला हुआ होगा, बट आप अपने वहां पर, ताकि आप साथ साथ वहां पर नोट डाउन कर सकें मैं जो जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चाहे सॉफ्ट में खोलें चाहे हार्ड में खोलें, जैसे भी आपने नोट्स मेंटेन किए हुए, आप वो सामने साथ वो नोट्स लाजमी खोलेंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स, ठीक है, अपने नोट्स में लाजमी, ठीक है जी। आइए आगाज करते हैं। How should you attend and how should you use these specialized financial statements lectures? याद रखिए, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेक्चर्स में 4 चीजें कवर्ड हैं हर लेक्चर में। नंबर 1, बिजनेस क्या होता है उस एंटिटी का। यह चीज मैं बैंक्स में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक्स का बिजनेस आपको पता है क्या होता है। बैंक्स कर्जे देते हैं लोगों को, ठीक है ना, और
आवाम से पैसा कलेक्ट करते हैं डिपॉजिट्स में, करंट अकाउंट्स में, सेविंग्स अकाउंट्स में, और उसके ऊपर उसकी बेसिस पे बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कर्जे देते हैं, ये बिजनेस होता है उनका। बैंक से चूंकि आप अच्छी तरह वाकिफ है अपने ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, आप उनसे डील करते हैं, वहां पे आपके बैंक अकाउंट होते हैं, तो बैंक्स का बिजनेस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज किस किस टाइप की होती हैं, उनका बिजनेस क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आपको जो इंप्लॉई बेनिफिट ट्रस्ट, ईबी ट्रस्ट, इंप्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमारे कोर्स में है, उनका भी बिजनेस एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक तो बिजनेस एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे बैंक्स में कुछ मखसूस खास कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होते, इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं, इंश्योरेंस में भी होते हैं, इंप्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट्स में भी होते हैं। कुछ खास कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो नॉर्मल किसी दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल्स में नहीं होते, वो खास कॉन्सेप्ट्स आपने सीखने हैं। तो बिजनेस आपने समझना है कि इस एंटिटी का बिजनेस क्या होता है जिसकी फाइनेंशियल आप देखने जा रहे हैं, वो खास कॉन्सेप्ट्स आपने देखने हैं। नंबर 3 पे मैं आपको इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो थ्रू कराऊंगा। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, गौर से मेरी बात सुनिएगा सब लोग, गौर से। अगर नहीं समझ आती तो पॉज करके दोबारा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गो थ्रू कराऊंगा ना, सबकी, चाहे वो बैंक्स की है इस लेक्चर में, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी पढ़ेंगे, फिर म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे, इंप्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। हर लेक्चर में आपने एक असूल याद रखना है। असूल क्या है, गौर से सुनना है सबने। जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गो थ्रू कराऊंगा ना, तो मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल लूंगा। ठीक है, और मैं फाइनेंशियल की हर लाइन को पढ़ूंगा नहीं, बस आपके सामने खोल लूंगा। ठीक है, ओके। आपने क्या करना है, जैसे ही मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलूं, आपने वहीं पे पॉज कर देने, स्क्रीन पॉज कर देनी है। आपको मैंने आपके नोट्स में, आपके जो एलएमएस पे फोल्डर पड़ा हुआ है, उसमें स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से एक फोल्डर दिया हुआ है। उसके अंदर हर एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। बैंक की अलग है, म्यूचुअल फंड की अलग है, इंश्योरेंस की अलग है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इंश्योरेंस की फाइनेंशियल्स अगर आपके सामने खोलता हूं ना, पीडीएफ में खोलूंगा, आपने फौरन वहां पे पॉज कर देना लेक्चर, वहीं पे जैसे मैंने खोली साथ ही आपने पॉज कर देना। आपने साथ ही अपने फोल्डर में जाना है और आपने इंश्योरेंस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल लेनी है। गौर से सुनते जाएं, ये पहला स्टेप है। आपने इंश्योरेंस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल ली, ओके, खोल ली। अब क्या करें, अब स्क्रीन पे देखें कि मैंने जो पीडीएफ खोली है, मैंने कौन सी स्टेटमेंट खोली है। इंश्योरेंस में स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नोट्स वगैरह एटसेट्रा। तो फर्ज करें मैंने खोली हुई है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जरा आपको नजर आ रही होगी कि मैंने क्या खोला हुआ है। ठीक है, अभी आपने पॉज ही की हुई है स्क्रीन, अभी तक स्क्रीन क्या है, पॉज्ड है। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज खोली हुई है। ठीक है, आप स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज खोल लें, अभी तक पॉज्ड है। ठीक, फिर आप उसे रीड करें। मैं आपके साथ पूरी स्टेटमेंट रीड नहीं करूंगा, मैं भी आपको बताता हूं मैं क्या करूंगा आपके साथ। पूरी स्टेटमेंट रीड नहीं करूंगा, आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट रीड करें। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है तो रीड इट। ठीक है, फिर राइट डाउन योर क्वेश्चंस, राइट डाउन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। जाहिर है इंश्योरेंस की स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, या बैंक की स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत सी ऐसी लाइंस होंगी जो आपको समझ ही नहीं आ रही होंगी कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। राइट डाउन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी तक लेक्चर क्या है, पॉज्ड है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि मैंने सिर्फ अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोली है इंश्योरेंस की, साथ ही आपने पॉज कर दिया। आपने कहा ओहो खोल ली, फाइनेंशियल खोल ली, पॉज कर दो जी, पॉज कर दिया। ठीक है, अब लाइव क्लास में क्या होता है, लाइव क्लास में होता है कि मैं आपको साथ साथ बता रहा होता हूं, यार अब इसको पॉज कर दो, अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब रुक जाओ, अब 30 मिनट्स हम खामोशी से बैठे रहेंगे और आप लोग पढ़ोगे। लेकिन मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में तो ये नहीं कर सकता ना कि मैं 30 मिनट खामोशी से बैठा रहूं, आपने खुद पॉज का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, मैं भी फजूल में लेक्चर टाइम को बढ़ाता रहूं, राइट, खामोशी से बैठ बैठ के नहीं, आपने खुद पॉज का इस्तेमाल करना होता। आपने पॉज किया, पॉज करके आपने 4 स्टेप्स परफॉर्म किए। क्या, पहले वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने खोली हुई है वो आपने ओपन कर ली,
से इंश्योरेंस की फाइनेंशियल हम ओपन कर ली, फिर उसमें जोन सी भी स्टेटमेंट पे मैं हूं, से स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे हूं, वो स्टेटमेंट ओपन कर ली, उसको रीड किया पूरा एंड टू एंड थॉरली, और अपने पास राइट डाउन करके रख लिया कि यार क्या क्या क्वेश्चंस हैं मेरे इसमें, व्हाट डू आई नॉट अंडरस्टैंड इन दिस। ठीक है, 4 स्टेप समझ आ गए? गुड। इस 4th स्टेप के बाद फिर आप करेंगे अनपॉज। अच्छा, जब आप अनपॉज करेंगे ना तो आपको एक अजीब मिरेकल नजर आएगा। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। मिरेकल आपको यह नजर आएगा कि आपके जो जो क्वेश्चंस थे ना, जो आपने राइट डाउन किए थे कि यार ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस की फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे ना, तो वहां एक टर्म होती है IBNR, आपको नहीं समझ आएगी IBNR क्या होती है, मैं साथ ही IBNR आपको सिखाना शुरू कर दूंगा। इसी तरह जो जो और चीजें ऑकवर्ड होती हैं उनकी फाइनेंशियल्स में, 1 बाय 1 उनको मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। आपके जो जो सवाल आपने लिखे होंगे कि यार ये मुझे समझ नहीं आए, मैं उसके फौरन बाद अनपॉज जैसे ही आप करेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड नहीं करूंगा, फाइनेंशियल सामने खुली होंगी, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दोज थिंग्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट आर डिफरेंट, दैट आर न्यू टू दिस सेक्टर, दैट आर स्पेसिफिक फॉर दिस सेक्टर। जो अनकॉमन चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो हर कंपनी की फाइनेंशियल में नहीं होती, सिर्फ इंश्योरेंस में होती है, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। पता मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूं। ये लेक्चर्स जब मैंने रिकॉर्ड किए ना, ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले, तो मेरे पास एक ऑडियंस थी बच्चों की। अच्छा, उस ऑडियंस से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ कि भाई मुझे तो सारी चीजें आती हैं, बट बच्चों को चीजें नहीं आती ना। बच्चों ने मेरे से सवाल पूछे, साथ साथ लिख के ना, टाइप इन करके चैट में कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और मैंने उसको एक्सप्लेन किया। तो आपने भी वही करना है। आपने पहले रीड की, फाइनेंशियल्स खोली, वो वाली स्पेसिफिक स्टेटमेंट खोली, उसको रीड किया, राइट डाउन किया कि आपको क्या क्या समझ नहीं आ रहा, फिर अनपॉज किया। अभी मैंने स्टेटमेंट खोली थी तो आपने पॉज कर दिया था। ये सब करने के बाद आपने अनपॉज किया, फिर आपको मिरेकल नजर आया कि यार जो जो मेरे ज़हन में सवाल थे, ये तो टीचर वही एक्सप्लेन करता जा रहा है। राइट, और आपको नजर आएगा कि जो आपके ज़हन में सवाल होंगे मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा। उससे क्या होगा, आपको वो स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आ गया। अगर प्रोसेस समझ नहीं आया तो यहां पे दोबारा पॉज करें और दोबारा पूरा सुने। जैसे ही मैं कोई स्टेटमेंट खोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का PDF से मैं पढ़ाऊंगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। जैसे ही वो PDF खोलूंगा, उस पर कोई स्टेटमेंट खोलूंगा, फर्ज करें मैंने बैंक की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन खोली है ना आपके सामने, साथ ही पॉज कर दें, साथ ही पॉज कर दें। वेट ना करें कि मैं कहूंगा पॉज करो, नहीं, पॉज कर दें। साथ ही ये 4 काम करें, रेलेवेंट स्टेटमेंट्स खोलें, उसको रीड करें, राइट डाउन करें कि यार क्या क्या चीजें हैं जो मुझे इसमें समझ नहीं आ रही, करें, और अनपॉज करें। अनपॉज करेंगे, आपको मिरेकल नजर आएगा, वही चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपको समझ नहीं आई। ठीक है, ऐसा आपने हर स्टेटमेंट के साथ करना है। मैं आपको हर एंटिटी की सारी स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा। सो ऐसा बार बार आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको इंश्योरेंस पढ़ा रहा हूं और मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज खुलवाई है, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पॉज किया, ये 4 काम किए, जैसे मैंने स्टेटमेंट खोली, कुछ भी और वेट नहीं किया, मेरे कुछ भी कहने का वेट नहीं किया, जैसे ही मैंने स्टेटमेंट खोली आपने पॉज किया, ये 4 काम किए, फिर अनपॉज किया, देखा यार वो जो जितने मेरे क्वेश्चन थे वो तो टीचर ने एक्सप्लेन किए हैं अभी, ओके फाइन। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गए। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने खोली, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जैसे ही मैंने खोली, अभी मेरे किसी भी बात कहने का वेट नहीं किया, साथ ही आपने पॉज कर दिया। ठीक है, साथ ही आपने पॉज कर दिया, ये 4 काम किए। ठीक है, ये 4 काम किए और फिर अनपॉज किया और देखा कि वही मिरेकल हो रहा होगा आपके सामने कि यार जो मैंने सोचा था कि यार ये मुझे नहीं आता, वही टीचर अब एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेरे साथ पढ़ने का ये बड़ा क्रिटिकल तरीका है। आपको पॉज और अनपॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे, वरना आपको मुश्किल होगी। ठीक है, तसल्ली से पॉज कर करके और खुद से
स्टेटमेंट्स को साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लाइव क्लास में स्पेशलाइज्ड को कवर कराना आसान होता है, रिकॉर्डेड क्लास में स्पेशलाइज्ड को कवर कराने का यही तरीका है। ठीक है, ये तरीका नोट कर लें, समझ लें, हर एंटिटी पे आपने अप्लाई करना है, हर एंटिटी की हर स्टेटमेंट पे, हर नोट पे अप्लाई करना है। बैंक्स में पहली स्टेटमेंट खुलवाई, पॉज कर दो, ये 4 काम करो, फिर अनपॉज करो। दूसरी स्टेटमेंट खुलवाई, पॉज कर दो। उसके बाद अगला नोट खुलवाया मैंने, कोई नोट बड़ा प्रिपरेशन कराने के लिए, पॉज कर दो, ये 4 काम करो, वो नोट देखो, राइट डाउन करो, फिर अनपॉज करो। इसी तरह म्यूचुअल फंड में पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, कोई नोट खुलवाया, उसके साथ भी यही करो। इंश्योरेंस में पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट। इंप्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट में भी यही करना है, पहली स्टेटमेंट जैसी खोली, पॉज करके पढ़ो। ठीक है, तो आपको खुद काफी सारा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी हर कॉम्प्लिकेशन, हर सवाल का जवाब आपको लेक्चर में जरूर मिलेगा, लेकिन लेक्चर में मैंने एक एक स्टेटमेंट पूरी रीड नहीं की हुई बच्चों की तरह। ठीक है, अदरवाइज लेक्चर फजूल में लंबे हो जाते अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स को रीड करना शुरू कर देता। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया। अगेन, अगर समझ नहीं आया ये पूरा प्रोसेस के कैसे करना है, आपने कैसे खुद से चीजों को खोल खोल के पढ़ना है, अगर समझ नहीं आया तो उसको पॉज करके दोबारा सुने। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था मैं 4 चीजें आपको कराऊंगा स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेक्चर्स में। एक तो ये कि उसका बिजनेस समझाऊंगा, एक ये कि उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो समझाऊंगा, आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो थ्रू करवाऊंगा, और फिर आपको उसके पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि कैसे पास्ट पेपर्स में क्या सवाल आते रहे हैं और आपने उनका कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, आई होप आपने इसको समझ लिया है। आइए जी शुरू करते हैं अपनी पहली स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो कि बैंक्स हैं। आइए देखते हैं बैंक्स में क्या ऐसी खसूसी चीजें हैं। अच्छा जी, सो ये जो हमारे बैंक के लेक्चर्स हैं ना, ये अपडेटेड हैं फॉर द लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर बैंक्स। ठीक है, और सारे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो लेक्चर्स हैं वो अपडेटेड हैं फॉर द लेटेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, 2023 के अंदर ये फॉर्मेट आया जो बैंक्स का लेटेस्ट फॉर्मेट है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो कुछ बैंक्स पे 2023 से है और कुछ बैंक्स पे 2024 से है। ये फॉर्मेट जो है वो IFRS के मुताबिक है। जो आपके लेक्चर्स बने हुए हैं वो इस तरह बने हुए हैं कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपके ऑल नोट्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और IFRS की इम्प्लीकेशंस के बगैर, IFRS 9 की इम्प्लीकेशंस के बगैर डिस्कस किया जाएगा। और सेकेंड लेक्चर के अंदर मैं स्पेसिफिक वो नोट्स डिस्कस करूंगा जो IFRS 9 की वजह से अपडेट हुए। स्पेसिफिक वो नोट्स जो IFRS 9 की वजह से अपडेट हुए। बात समझ में आ गई? सो फर्स्ट लेक्चर IFRS 9 के बगैर डिस्कस किया जाएगा और सेकेंड लेक्चर में IFRS 9 की सारी इंप्लीकेशंस डिस्कस की जाएंगी। फर्स्ट लेक्चर ऐसे अज्यूम किया जाएगा कि एज इफ IFRS 9 एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, IAS 39 जो पुराना स्टैंडर्ड था उसके मुताबिक डिस्कशन की जाएगी, और फिर IFRS 9 की इंप्लीकेशंस डिस्कस की जाएंगी, सो दैट आप आसानी से कैप्चर कर सकें कि बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या अपडेट्स आई हैं। आप में से वो लोग जिसने कभी पहले पढ़ा है, कभी पहले क्लासेस ली हैं, वो कैप्चर कर सकें कि बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या अपडेट्स हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फिर हम। पहली तो बात आप ये याद रखें कि बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वो लोग IFRS भी फॉलो करते हैं, बट कुछ IFRS से उनको एग्जेम्पशन हासिल है, जैसे IFRS 9 बीइंग वन ऑफ देम। हाउएवर रिसेंटली ये हुआ है कि बैंक्स की IFRS 9 की एग्जेम्पशन खत्म हो गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो भी स्टेट बैंक का प्रेस्क्राइब्ड है। स्टेट बैंक बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है। ठीक है, उसमें क्या क्या डलेगा, क्या क्या नहीं डलेगा। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, जैसे रेपो और रिवर्स रेपो क्या होता है। कभी पढ़ाया मैंने आपको रेपो रिवर्स रेपो क्या होता है? पढ़ाया हुआ मैंने आपको। मैंने बताया था कि अगर मैं अपनी कोई सिक्योरिटी को IFRS 9 में सेल करता हूं किसी और को अंडर एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज,
ठीक है, तो बेसिकली इसको ट्रीट किया जाता है एज अ लोन। इस ट्रांजैक्शन को मैं कहता हूं, मैं इसे कहता हूं रेपो, और जो दूसरी पार्टी होती है वो इसे कहती है रिवर्स रेपो। ठीक है, यानी कि जो बोरोवर होता है वो ये कहता है, और जो लेंडर होता है वो इसे ये कहता है रिवर्स रेपो। इज दिस क्लियर? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी जो बैंक्स में आपको पता होनी चाहिए वो होती है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो। ठीक है, मैं बीइंग अ बैंक, अगर मैं अपना अकाउंट किसी के पास खुलवाता हूं, किसी दूसरे बैंक के पास मेरा अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट को मैं कहता हूं, मैं, दिस बैंक, इट कॉल्स इट नॉस्ट्रो एंड द अदर बैंक कॉल्स इट वॉस्ट्रो। ठीक है, मैं अगर अपना, इसमें रिपीट करने वाली कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मैं एक बैंक हूं, बैंक ए, मैंने बैंक बी में अपना अकाउंट खुलवा लिया, अकाउंट नंबर 786। इस अकाउंट नंबर 786 को मैं पुकारूंगा नॉस्ट्रो, वो पुकारेगा वॉस्ट्रो, बस दैट्स इट। अच्छा, बैंक्स जो होते हैं ना, वो जनरली जो उन्होंने लोन्स दिए होते हैं टू अदर्स, जिनको वो लोग बोलते हैं एडवांसेस, जो टाइम बेस्ड क्राइटेरिया, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस क्या बताती हैं? प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बताती हैं एक टाइम बेस्ड क्राइटेरिया टू रिकॉर्ड प्रोविजंस। ठीक है, व्हाट इज दैट टाइम बेस्ड क्राइटेरिया? It is based on days overdue. So बैंक्स कहते हैं कि अगर वो 0 to 90 डेज ओवरड्यू है ना, तो इस पर कोई प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 90 to 180 डेज ओवरड्यू है तो उसमें 25% प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें, उसका 1/4 प्रोवाइड फॉर कर लें। अगर वो 180 to 360 डेज ओवरड्यू है तो उसका 50% प्रोवाइड फॉर कर लें, और अगर वो मोर देन 360 डेज ओवरड्यू है तो 100% प्रोवाइड फॉर कर लें। बात समझ आ रही है? अब सवाल है, 0 या से 25% ऑफ व्हाट, इनटू व्हाट अमाउंट? अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए स्टेट बैंक कहता है, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएं, लोन अमाउंट, जिसमें दोनों शामिल होंगे, प्रिंसिपल भी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ड्यू, दोनों शामिल होंगे, इन माइनस, अगर कोई लिक्विड सिक्योरिटी है तो उसका 100%, जैसे कोई टीडीआर रखवाया हुआ है, कोई लिक्विड सिक्योरिटी है, कैश सिक्योरिटी है, तो उसका 100%, और अगर कोई नॉन कैश सिक्योरिटी है तो उसका 40% आप माइनस कर दें। उसकी एफएसवी का, एफएसवी कहलाती है फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, इसका 40% माइनस कर दे। अब ये 40% की क्या रैशनैल है, वाई नॉट 50, वाई नॉट 75, ये मेरे से नहीं पूछना प्लीज, इसके पीछे कोई रैशनैल नहीं है। ठीक, इसके पीछे एक फियास्को है बेसिकली 2007-2008 का, उसको छोड़े रहने दें अभी। बात समझ आ रही है? सो अगर फर्ज करें बैंक ने एक लोन दिया मिस्टर ए को, जिसकी अमाउंट है 100 मिलियन, उन्होंने एक टीडीआर रखवाया हुआ है बैंक के पास एज कोलेटरल, जिसकी अमाउंट है 20 मिलियन, और साथ ही उन्होंने अपना हाउस लिखवाया हुआ है एज कोलेटरल, जिसकी अमाउंट है, जिसकी वैल्यू है से 80 मिलियन, और उनका जो लोन है, जो पेमेंट है, वो 100 डेज ओवर ड्यू हो गई है, तो उनके लोन के अगेंस्ट कितनी प्रोविजनिंग रिकॉर्ड होगी? कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड की जाएगी आपके ख्याल में? ये ऊपर वाली चीज देखनी है और ये देखना है और मुझे बताना है। नहीं, अमाउंट बताए ना, 25%, तो यू आर राइट 25%, बट व्हाट इज द अमाउंट?
ये 100 मिलियन सब कुछ शामिल है इसमें. दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एवरीथिंग. देख लें जी कैसे कैलकुलेट होगी अमाउंट. ये जमीर भाई चूंकि बैंकर हैं तो चीते हैं. 100 माइनस 20 माइनस 32, ठीक है, 20. TDR टर्म डिपॉजिट्स. बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट नहीं रखवाए होते, ठीक है. 100 में से 20 का TDR उसमें रखवाया हुआ कोलेट्रल, वो 100% माइनस कर दिया. 32 माइनस किया, 40% माइनस किया ऑफ द हाउस जिसकी वैल्यू 80 मिलियन है, इनटू 25%. ये वैल्यू बनती है जिसने भी बनाई है, ये वैल्यू जिसने भी बनाई है 12, वो ठीक बनाई है. इज दिस क्लियर सबको? गुड, शाबाश. अच्छा, बैंक सिर्फ इतनी प्रोविजन नहीं करते, या स्टेट बैंक सिर्फ इतनी प्रोविजन नहीं कहता करने को. अगर ये 100% समझ आ गई है ना, ये फॉर्मूला भी समझ आ गया ना सबको, ये फॉर्मूला याद रखना है. IFRS तो आपके पास होते हैं, ये चीजें नहीं होती साथ, तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको. अच्छा, स्टेट बैंक सिर्फ इस पे खुश नहीं होता. स्टेट बैंक ये भी कहता है साथ कि ये करने के बाद 0.5% जनरल प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें. ये सारा कुछ करने के बाद ना, ये जो ऊपर वाली प्रोविजन है ना, ये जो रिकॉर्ड किया ऊपर, ये इसको वो कहता है, स्टेट बैंक कहता है स्पेसिफिक प्रोविजन. स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है. ये स्पेसिफिकली इस लोन के अगेंस्ट रिकॉर्ड हुई है. इसके अलावा स्टेट बैंक कहता है आप 0.5% जनरल प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें अगर आप कॉरपोरेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, अगर आप कॉरपोरेट्स को लोन दे रहे हैं, और आप 2.5% जनरल प्रोविजन कर लें अगर आप कंज्यूमर्स को लोन ले रहे हैं, यानी कि आम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को लोन दे रहे हैं. बात समझ आई? वो कहता है स्पेसिफिक प्रोविजन करने के बाद जो मांदा अमाउंट बचती है उसके ऊपर ये जनरल प्रोविजन भी रिकॉर्ड करनी है. इज दिस क्लियर? अच्छा जी, ये तो थे कुछ जेनेरिक रूल्स ना. अब आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी पता होने चाहिए जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में, PRs, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में लिखे हुए हैं. उसमें एक रूल है जो कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल बैंकिंग की प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं, उसमें लिखा हुआ है FSV का बेनिफिट. जनरली एग्जाम में जैसे मैंने बताया कि 40% का बेनिफिट ले लिया जाता है नॉर्मल एसेट्स पर, और 100% का बेनिफिट ले लिया जाता है लिक्विड एसेट्स पर. अब लिक्विड एसेट्स के हवाले से तो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस भी यही कहती हैं. अगर आप उनके प्रोविजनिंग के सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पर वो 100% प्रोविजन एडजस्टमेंट अलाउ करती हैं अगेंस्ट लिक्विड एसेट्स दैट आर रियलाइजेबल विदाउट रिकोर्स टू अ कोर्ट ऑफ लॉ. यानी कि कोर्ट में जाए बगैर आप आराम से लिक्विड एसेट्स जो हैं आप उनको रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना. आप पे बाद में कोई केस भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता. आप उन लिक्विड एसेट्स को, जैसे आपके पास कोई डिपॉजिट पड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आपके क्लाइंट का, या किसी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे आपका लियन है, आपकी इनकम्बरेंस है, आपका चार्ज क्रिएटेड है, आप उसको रियलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना. तो वो तो 100% उसकी वैल्यू तो आप 100% जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं प्रोविजन से. जो बाकी एसेट्स हैं उनके हवाले से डिफरेंट कैटेगरीज पे डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई हैं. जैसे इस स्लाइड को आप थोड़ा सा अपने जहन में रख लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई बहुत ही हार्श एग्जामिनर हुआ तो आपसे ये पूछ सकता है क्या कि अगर वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो जो मोरगेज्ड हो तो फिर उसके डिफरेंट रेट्स हैं. 75% है अगर उसका फर्स्ट ईयर है प्रॉपर्टी का, और वो जाता है 5th ईयर में 20% तक, ठीक है जी. अगर प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज क्रिएट किया गया है तो 30% है उसके फर्स्ट ईयर में, और वो जाता है 3rd ईयर में 10% तक.
और अगर कोई स्टॉक है, ठीक है ना, इन्वेंट्री वगैरह है, तो वो 40% उसकी वैल्यू का लिया जा सकता है। ठीक है जी। ये जो स्पेसिफिक पेज है, ये मेरे नोट्स में भी, जो मेरा सप्लीमेंट है रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर आपको ये पेज वहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। फिर एक और स्पेसिफिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो रिलेट करती है कंज्यूमर बैंकिंग से। ठीक है, कंज्यूमर बैंकिंग में जनरल प्रोविजनिंग जो है वो उसकी जो परसेंटेज बताई जाती है, जो डिस्कस की जाती है, जैसे हमने डिस्कस किया, वो 2.5% डिस्कस की जाती है। ठीक, अच्छा 2.5% अगेन ये एक जनरल एग्जाम के लिए रूल ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रूडेंशियल रेगुलेशंस देखेंगे कंज्यूमर बैंकिंग की और इस नंबर को देखेंगे, तो अगर आपका एनपीएल टू ग्रॉस लोन रेशो 20% से ज्यादा है, एनपीएल टू ग्रॉस लोन रेशो का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग लोन फॉर एग्जांपल 100 के हैं और टोटल आपके लोन्स फॉर एग्जांपल 1000 के हैं, तो आपकी एनपीएल टू ग्रॉस लोन रेशो होगी 10%। अगर ये रेशो 20% से ज़्यादा है तो आमतौर पे सिक्योर्ड पोर्टफोलियो पे 2.5% की प्रोविजनिंग की जाती है। बहरहाल उसके अलावा और भी काफ़ी सारे रेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरा नहीं ख्याल कोई एग्जामिनर इतना डेडली हो सकता है कि वो आपसे ये पूछे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये एक रेट नहीं है, ये मुख्तलिफ रेट्स हैं। 2.5% इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है जी। मेरा ख्याल है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बैंकिंग से रिलेटेड मैंने आपको तकरीबन सब चीज़ें बता दी हैं। जो बीच में चीज़ें आती रहेंगी बताता रहूँगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबके पास भी ये नोट्स में पढ़े हुए हैं सब चीज़ें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सिर्फ रेफरेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे जी, कि ये हम सेम पेज रेफर कर रहे हैं सारे लोग, राइट? इफेक्टिवली तो ये रीज़न होगी। ये है जी बैंक की बैलेंस शीट। इसमें नोट तलब बात क्या है? नोट तलब बात यह है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में ये अरेंज्ड है, यानी कि जो सबसे लिक्विड एसिड्स हैं वो सबसे ऊपर है। आप गौर कर रहे हैं, लिखते भी जाएं बेशक अपने पास आप लोग। जो सबसे लिक्विड एसिड्स हैं वो सबसे ऊपर हैं, जो सबसे लिक्विड लाइबिलिटीज हैं वो सबसे ऊपर हैं, और उससे जो कम लिक्विड है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे वो नीचे आता जाता है। ठीक है, सो कैश सबसे ऊपर है एंड इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ वो नीचे आता जाता है। पहले एसेट्स दिखाता है, लाइबिलिटीज दिखाता है। सो बैलेंस शीट देख ली है बैंक की एक नजर, इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी का? एक नजर सिर्फ देखनी है, पढ़नी है। अभी अकाउंट टाइटल्स बहुत जरूरी नहीं है समझने या पढ़ने, वो आगे बताऊंगा मैं सारे। ठीक है, इस सफ़े का आपने रट्टा लगाना है। ठीक है, रट्टा इन द सेंस कि आपको मोटी मोटी इनकी तरतीब पता हो और इसका ओवरऑल फॉर्मेट, कि एसेट पहले लिखता है, फिर लाइबिलिटी, फिर नेट एसेट, फिर इक्विटी लिखता है, ये फॉर्मेट याद हो। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं जी। ये है इसका पीएनएल बैंक का। जाहिर है इसके पीएनएल में, और ये अगला सफ़ा होगा आपके नोट्स में, जाहिर है इसके पीएनएल में द स्टार्टिंग पॉइंट इज revenue and the revenue for banks is interest obviously। क्या ख्याल है? तो ये स्टार्ट होता है इंटरेस्ट अर्न से, इंटरेस्ट अर्न के नीचे लिखा होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस्ड। ठीक है ना, ये इसकी रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स है। फिर नॉन मार्कअप या इंटरेस्ट इनकम, दूसरी इनकम्स इंटरेस्ट के अलावा और दूसरे एक्सपेंसेस इंटरेस्ट के अलावा आते हैं और प्रॉफिट बन जाता है। बस ये मोटे मोटा सीक्वेंस जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है,
उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज एग्जैक्टली, लिख लीजिए, इट इज एग्जैक्टली लाइक IFRS, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें भी लिख लीजिए, इसको भी, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल IFRS की तरह है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मल IFRS की तरह है, कुछ भी स्पेसिफिक चीज देखने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं इसके नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जितनी भी चीजें आपने ऊपर बैलेंस शीट में देखी थी, उनमें से हर एक का हम नोट स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। और यहां पे हम सीख रहे होंगे कि असल में वो चीज होती क्या है। जैसे कि मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस दिखाता हूं। ये देख रहे हैं यहाँ पे कैश एंड बैलेंसेस विद ट्रेजरी बैंक्स, पहला एसेट जो नजर आ रहा है नोट नंबर 5 में, देख रहे हैं सब। एक्चुअली ये नोट नंबर 5 में यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है कि व्हाट दिस इज। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ व्हाट डज दिस मीन? कैश जो बैंक के पास अपने वॉल्ट्स में अपने पास कैश पड़ी हुई है। आप देखते हैं ना फिल्मों में, वो बैंक लूटते हैं और बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं, राइट। सो जो उसके वॉल्ट्स होते हैं, जो उसके टिल्स होते हैं, जो उसके पास खुद के पास कैश पड़ी हुई होती है। एंड बैलेंसेस विद ट्रेजरी बैंक्स, ट्रेजरी बैंक्स याद रखें, स्टेट ओन्ड बैंक को ट्रेजरी बैंक कहा जाता है। कहता है ना, आपने ट्रेजरी में पैसा जमा कराया, ट्रेजरी स्टेट ओन्ड बैंक को कहा जाता है। पाकिस्तान में स्टेट ओन्ड बैंक की मिसालें क्या हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये स्टेट ओन्ड बैंक्स की मिसालें हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान से बाहर भी स्टेट ओन्ड बैंक्स में फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व ऑफ इंडिया, जितने बाहर के सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके पास भी बैंकों के पैसे पड़े होते हैं और पड़े हो सकते हैं, वो भी इसी नोट में आते हैं, ठीक है। विद दिस इन माइंड इस नोट को एक दफा देखें, इसका आपने हू बहू रट्टा लगाना है, ठीक है। सो आपने नोट 5 देख लिया, अब मैं नोट 6 पे आ रहा हूं। नोट 6 में आपके जितने दूसरे बैंक्स के पास अकाउंट्स होते हैं, जिसको आप नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं, यानी कि आपके अकाउंट्स विद अदर बैंक्स, ठीक है, वो तमाम अकाउंट्स नोट 6 में आते हैं। अगर हबीब बैंक का मुस्लिम कमर्शियल बैंक के पास कोई अकाउंट है तो वो इधर आता है। बहुत से अकाउंट्स होते हैं ऐसे एक बैंक के दूसरे बैंक में, ठीक है, वो सारे नोट 6 में आते हैं, बैलेंस विद अदर बैंक्स के नाम से। इसको देख लें। 7th आइटम है लेंडिंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है? ये है जब एक बैंक दूसरे बैंक को कर्जा देता है। वो कर्जा इंतहाई शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, जैसे ओवरनाइट कर्जा, ठीक है, और वो कर्जा रिलेटिवली लॉन्गर टर्म का भी हो सकता है। इसी कर्जे के अंदर रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस भी आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बै मुअज्जल से मुराद है, ये इस्लामिक टर्म है, मुअज्जल से मुराद बाद में दिया जाएगा, राइट। सो डेफर्ड को मुअज्जल कहते हैं। सो बै मुअज्जल से मुराद है समथिंग विच विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। सो ऑल द loans given to financial institutions are included in note 7। ये देख लें एक दफा। कॉल मनी या क्लीन मनी लैंडिंग होती है वेरी वेरी शॉर्ट टर्म लैंडिंग। सो कॉल मनी लैंडिंग्स होती हैं जनरली ओवरनाइट लैंडिंग्स। एक बैंक ने कोई लार्ज पेमेंट करनी थी, मैनेजर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने पैसे उठाए किसी दूसरे बैंक से ओवरनाइट, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी शॉर्ट टर्म लैंडिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब 7 के ना कुछ सब नोट्स भी हैं, आप देख रहे हो। सो 7 में 7.1 है जो आप, जिसमें आप करेंसी का ब्रेकअप देते हो, ठीक है। इसी तरह जी प्रोविजन सेम मेथड, प्रोविजन सेम मेथड।
इसी तरह 7.2 है जिसमें आप कोलैटरल्स का ब्रेकअप देते हो, और फिर 7.3 है जिसमें आप प्रोविजनिंग का स्टेटस बताते हो, प्रोविजनिंग का ब्रेकअप देते हो, ठीक है, प्रोविजंस का ब्रेकअप देते हो। इसमें जो आपको नजर आ रहा है ना, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस, ये मैं जरा जल्दी से आपको बता देता हूं। पहले आप एक दफा इसको देख लो 7.2 7.3 तक। जी 7.2 7.3 7.1 तीनों रटा लगाने हैं जी। बेसिकली इसके फॉर्मेट का रट्टा लगाना है। कोई व्हाट आर पीआईबीज? पीआईबीज और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ये हुकूमत ने डेट सिक्योरिटीज इशू की हुई हैं। आप जब पाकिस्तान के कर्जे का, जो हुकूमती कर्जा है, उसका स्प्लिट देखोगे तो वो सारा कर्जा आईएमएफ से नहीं है। इनफैक्ट उसमें से तो बहुत छोटी सी अमाउंट, कुछ 6,000 अरब आईएमएफ से है, बस दैट्स इट। बहुत सा कर्जा लोकली उठाया हुआ है हुकूमत ने, बैंक से, नॉर्मल हम जैसे लोगों से, through different instruments. One of those instrument is Pakistan investment bond. ठीक है, it's a government security. ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं आपको वेरी क्विकली। यहां जब मैंने आपसे कहा ना, तो मैंने इनके नाम आपको नहीं बताए। इसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं डाउटफुल, और इसको कहते हैं लॉस, और इसको कहते हैं गुड। ठीक है, एक ये बात नहीं मैंने आपको बताई, ठीक है। और इन तीनों कैटेगरीज को कलेक्टिवली कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। इन तीनों कैटेगरीज को क्या कहते हैं? एनपीएल्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? ऊपर जो है वो गुड लोन्स होते हैं, गुड बुक, और नीचे जो है वो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के लिए बैंक्स इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अनटिल रिसीव्ड इन कैश। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग है जो स्टेट बैंक ने लागू की हुई है। ये अकाउंटिंग IFRS 9 में नहीं है। IFRS 9 में इंटरेस्ट अक्रू कर लिया जाता है ना। हाउएवर यहां पे है, इंटरेस्ट इनकम इज नॉट रिकॉर्डेड अंटिल रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ जी, ये समझ गए आप लोग? गुड, चलें वापस आते हैं। 15 पे आ जाइए जी। अगला सफा जो है, ये बिल्स पेबल हैं। बिल पेबल से मुराद बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, पता है ना आपको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? वो जो पेबल होते हैं बाय द बैंक, वो यहाँ आ रहे होते हैं नोट 15 में। बड़ा छोटा सा नोट है ये। नोट 16 में बैंक की बोरोइंग्स है। अब ये लाइबिलिटी साइड स्टार्ट हो गई है, नोट 15 से ना लाइबिलिटी साइड स्टार्ट हो गई है। नोट 16 में बैंक की बोरोइंग्स है, बैंक ने कितने कर्जे लिए, और इन बोरिंग्स का दो में ब्रेकअप होता है। सिक्योर्ड बोरिंग यानी कि जिसके अगेंस्ट हमने सिक्योरिटी दी है वो अलग कर दी जाती है, और अनसिक्योर्ड बोरिंग यानी कि जिसके अगेंस्ट हमने कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई हुई, वो अलग कर दी जाती है। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटीज हैं। इज दिस क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक बंदे ने दूसरे बंदे के पैसे देने, ठीक है। अब होता यह है कि अगर बैंक ने किसी भी बंदे के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज, या किसी भी बंदे ने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, जिसमें बैंक
पेयर है, तो होगा ये कि वो बंदा, कोई भी बंदा बैंक के बिहाफ पे पैसे दे देगा इसको, और बाद में बैंक से पैसे ये ले लेगा। ठीक है, ये होते हैं बैंक के बिल्स पेएबल। इसी तरह बैंक के कुछ बिल्स रिसीवेबल भी होते हैं, जिसमें बैंक ये वाली पार्टी होती है बेसिकली। कैसे, देखिएगा, फर्ज करें इन भाई ने इनसे पैसे लेने थे। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये वाले भाई ये बैंक के पास जाते हैं, ये कहते हैं यार तुम इसको पैसे दे दो। ओके फाइन, मेरे बिहाफ पे, ऑन माय बिहाफ, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो ये बैंक का रिसीवेबल हो गया, क्योंकि इसने इस पार्टी से रिसीव करना है। यहां पे क्या है, इस बंदे ने बैंक के बिहाफ पे पैसे दे दिए दूसरे को। अब बैंक ने इसको पे करना है, बैंक कह रहा है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ये बैंक का पेबल हो गया। बैंक के बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल भी होते हैं और रिसीवेबल भी होते हैं। ठीक है, डिपेंड्स। अब ये जो मैंने ये तो बनाए ना बंदे हैं ना, ये जरूरी नहीं है बंदे हों, ये कोई और बैंक्स भी हो सकते हैं, ये कोई और कंपनीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे चलें। अच्छा जी, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ बोरिंग्स, आप बोरिंग्स का ना ब्रेकअप 16.1 में आप उसका ब्रेकअप भी देते हैं, आप लोकल फॉरेन करेंसी में भी बोरिंग तोड़ के देते हैं। ठीक है, फिर डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स हैं, बेसिकली जो आपने बैंक में पैसे रखवाए होते हैं ना, वो इधर आ रहे होते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स में जो आपने बैंक में पैसे रखवाए हैं, वो तो बैंक की लाइबिलिटी है ना, वो इधर आ रही होती है डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स में। ठीक है, चाहे आपने सेविंग अकाउंट में रखवाए हुए हैं, चाहे आपने फिक्स डिपॉजिट रखवाया हुआ है, जहां मर्जी रखवाया हुआ है, वो इधर आ रहा होगा। ठीक है, इस नोट को एक दफा देख लें, बड़ा ही सिंपल सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा नोट है ये। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो बैंक ने एसेट्स एज अ लीज पे लिए होते हैं, पहले था जो लीज पे दिए हुए हैं एडवांसेस में जो आ रहे थे, अब जो एसेट्स लीज पे लिए होते हैं उसके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी होती है वो नोट 18 में आ रही होती है। ठीक है, देन अगर बैंक ने कोई सबऑर्डिनेटेड डेट लिया हुआ है, सबऑर्डिनेटेड डेट समझते हैं आप, बताया हुआ मैंने आपको, कभी पढ़ाया हुआ है सबऑर्डिनेटेड डेट क्या होता है? वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, बताया हुआ है, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म जो होता है डेट, जिसका बहुत 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 ज्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, ये होता है सबऑर्डिनेटेड डेट। ठीक है, बेसिकली सबऑर्डिनेटेड की जो बुनियादी तारीफ है वो ये है कि ऐसा डेट जो आखिर में फॉल करे डेट्स की पेमेंट की कैटेगरीज में भी। समझ आ रही है? मिसाल है, आपने 4 बंदों के पैसे देने हैं और 5वां मैं हूं, आप मेरे से कर्जा लेते हो, तो होगा ये कि अगर आप बैंकरप्ट होते हो ना, तो 5 को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, जितना भी आपकी माल दौलत निकलती है उसमें से। अगर मैं अपना डेट सबऑर्डिनेट करवा देता हूं ना, तो बाकी 4 को पहले मिलेगा और उसमें से कुछ बचता है तो मुझे मिलेगा। कुछ समझ आ रही है? सबऑर्डिनेशन, इसको कहते हैं सबऑर्डिनेशन का अमल। ठीक है, इसको कहते हैं, सबऑर्डिनेशन की भी टर्म्स होती हैं, 100% भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, वट Why would anyone do that? Yes, it is done. Almost every bank has a subordinated debt. ठीक है, it is done. It is done against a higher return because banks usually have a low chance of becoming bankrupt. उनके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है स्टेट बैंक की बैठी हुई। ठीक है, अच्छा, नोट 25 एक दफा देख लीजिएगा, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नोट है, सिर्फ एक दफा देख लीजिएगा, इसको कोई रट्टा शट्टा मारने की खास जरूरत नहीं है, एक दफा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे नोट 26 जो है वो रेवेन्यू का नोट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
नोट 27 जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट है, अगेन वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल, असद का सवाल देख लें और मेरा जवाब सुन लें। इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, नॉर्मली ये रिकॉर्ड होती है ऑन कैश बेसिस ओनली फॉर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। असद मेहरबानी करनी है, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बनाने अपने कॉन्सेप्ट्स, मैंने ये नहीं पढ़ाया। मैंने ये पढ़ाया कि सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के लिए इंटरेस्ट इनकम कैश बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। ज़मीर भाई बैठे हुए हैं, वो डांटेंगे फिर, बैंक की कोई चीज़ गलत नहीं करनी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। बाकी देख लीजिएगा नोट्स एक नज़र जो मैंने डाले हुए हैं इसके नीचे, ये भी एक नज़र देख लीजिएगा, नॉट वेरी रेलिवेंट, खुद से देख लीजिएगा। नोट 41 जो मैंने नोट्स डाले हुए ना आपके इसमें नोट्स के अंदर, दे आर रेलिवेंट, बट जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं वही पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप खुद एक नज़र देख लीजिएगा, बिकॉज इज अ वेरी वेरी लॉन्ग नोट, सो 10-12 नंबर के लिए इनको पूछना इज वेरी वेरी अनलाइकली, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है भी नहीं। हाँ, कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी ना मैं खुद आपको बता देता हूँ कि कैपिटल एडिक्वेसी होती क्या है। सॉल्वेंसी का सबसे बड़ा मेजर होता है, सॉल्वेंसी एंड रिस्क का सबसे बड़ा मेजर होता है कार, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ठीक है। और ये ना बैंक्स में इसकी एक मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड होती है, आप उससे नीचे नहीं जा सकते, मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के लिए डिफरेंट होती है, माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स के लिए डिफरेंट होगी, डिपेंड्स ऑन योर लाइसेंस, राइट, किस टाइप के बैंक हैं आप। कार का फॉर्मूला होता है टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। अच्छा जी, सो टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, जो आपके जितने एसेट्स होते हैं ना, आपके एसेट साइड पे जितने एसेट्स हैं, हर एक को ना डिफरेंट रिस्क परसेंटेज एलोकेट की हुई है स्टेट बैंक ने, ठीक है। उनसे मल्टीप्लाई करके एक नंबर बन जाता है, फर्ज करें 1000 मिलियन, ठीक है। वो कैसे बनता है आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, टीयर 1 कैपिटल आपके शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स को कहते हैं। टीयर 2 कैपिटल के अंदर आपका सबऑर्डिनेटेड डेट आ सकता है, सबऑर्डिनेटेड प्लस कमर्शियल डेट भी आ सकता है, जो कमर्शियल रेलिवेंट डेट कहूंगा मैं इसे, जो फॉल करता है इसके अंदर, ठीक है। सो आपने कोई कर्जा शर्जा लिया हुआ है जो सबऑर्डिनेट कराया हुआ है, या और कुछ कंडीशंस होती हैं वो आपने कराया हुआ है, तो इट कैन बी काउंटेड एज टीयर 2 कैपिटल। सो आपके पास इतनी फाइनेंसिंग होनी चाहिए कि वो इसको फंड करे आपके रिस्क वेटेड एसेट्स को। अगर आपकी फाइनेंसिंग बहुत ही कम हो गई है, आपका शेयर कैपिटल आपके एक्सपोजर्स को कवर करने के लिए बहुत ही कम है, तो आप दिवालिया हो सकते हैं और आप पूरे अपने सारे डिपॉजिट होल्डर्स को लेकर डूब सकते हैं, ठीक है। ये होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और उसके फायदे। इज दिस क्लियर? अब एग्जाम क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं, और ये समर 19 का क्वेश्चन 3 है, जिसकी रिक्वायरमेंट जो बुनियादी तौर पर थी वो ये थी कि आपने इश्यूज निकालने हैं। ये नोट बना कर दिया हुआ है उसने, रेडिली कुछ नोट्स बना कर दिए हुए, उसने कहा कि आपने सिर्फ एरर्स या इश्यूज निकालने, ठीक है। तो मेरी पहली तो गुजारिश होगी कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे पॉज करें 5 मिनट्स और जाकर ये समर 19 का क्वेश्चन 3 खुद से पढ़ें, और फिर खुद अपनी मेमोरी लगाकर, बल्कि पॉज 10 मिनट्स करें एटलीस्ट, अपनी मेमोरी लगाकर खुद से एक आंसर बनाने की कोशिश करें। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। पहले खुद कोशिश लाजमी करनी है आपने, सब ने यहीं पे पॉज करके अपनी मेमोरी लगा के आपने बताने की कोशिश करनी है कि इन नोट्स में क्या क्या एरर्स हैं, जो आपने फॉर्मेट्स का रट्टा लगाया है मेरे साथ, उसकी रोशनी में क्या क्या एरर्स हैं। और अगर आप नहीं रट्टा लगा पाए अभी तक, तो फिर चीटिंग कर लें बेशक। आप फॉर्मेट ज़रा खोल के देखें अपने नोट से कि इन सारों के फॉर्मेट्स हैं क्या, बेशक चीटिंग कर लें, नो वरीज, ठीक है जी। पॉज कीजिए यहाँ पे। ऑलराइट, आई अज्यूम आपने देख लिया।
तो इस फर्स्ट पोर्शन पे जो हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 9.1, 9.2 और 9, इसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं? सबसे पहले 9.1 में जो टोटल है 3926000 का, ये मैच नहीं करता 4126000 के टोटल से, इस टोटल से। दिस मस्ट मैच, दिस इज एन इशू। ठीक है ना जी। इसी तरह जो 9.2 है, ये वाला नोट, इसमें डोमेस्टिक एंड ओवरसीज की क्लासिफिकेशन देनी होती है, देखा होगा आपने अपने नोट्स में, वो भी नहीं है। इसी तरह 9.2 में जो प्रोविजन बताई हुई है 167,235 की, वो इस प्रोविजन के अगेंस्ट मैच ही नहीं करती, ये 150,445 है। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे आसान आसान किस्म के आपने एरर्स निकालने थे बीच में से। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, क्योंकि 9.4 तक चलता है सवाल। तो आगे क्या एरर्स है? फिर अगर मैं जनरली देखूं तो इस पूरे नोट में एडवांसेस जो हैं उनकी जो प्रोविजन है उसमें स्पेसिफिक और जनरल प्रोविजन की बाइफर्केशन नहीं है, जो कि आपके नोट्स में नजर आ रहा होगा आपको। इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज, यानी कि फाइनेंस लीज रिसीवेबल्स का नोट भी मिसिंग है। इसी तरह जो 9.3 है उसके अंदर चार्ज फॉर द ईयर एंड रिवर्सल फॉर द ईयर का ब्रेकअप नहीं है। इसी तरह जो 9.3 है उसमें अमाउंट चार्ज्ड ऑफ अगेंस्ट एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग एंड अदर मूवमेंट्स जो हैं वो मेंशन नहीं है। ठीक है ना जी। फिर प्रोविजन की बाइफिकेशन लोकल एंड फॉरेन करेंसी में नहीं दिखाई हुई। इसी तरह जो राइट ऑफ्स होते हैं 500,000 अबव के, उसका डिटेल्ड डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, कंपैरेटिव्स नहीं दिए हुए। ठीक है ना। और जो डिटेल्स होती हैं पोस्ट सेल्स वैल्यू की ऑन प्रोविजन अगेंस्ट एडवांसेस, वो नहीं दी हुई। ठीक है। तो ये हैं 10 नंबर के अगेंस्ट 10 ही एरर्स, राइट। अगर आपने इसमें से 6 या 7 भी निकाल लिए थे ना तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इतनी मेमोरी भी सफिशिएंट है, बिकॉज ये डिस्क्लोजर्स आपके पास एग्जाम में नहीं होते हैं, ये तो आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं, तो इतनी मेमोरी भी सफिशिएंट है। ठीक, आइए फिर एक और एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं, विच इज विंटर 17 का क्वेश्चन 3B। और इसके अंदर आपने पता क्या करना था? आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एसेट साइड बनानी थी, यानी कि आपको बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट भी याद होना चाहिए, फिर यह भी याद होना चाहिए वहां पर क्या क्या आता है। ठीक है ना। और फिर यह भी याद होना चाहिए कि उन लाइंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड कहां जाता है, फॉर एग्जाम्पल कॉल मनी लेंडिंग कहां जाता है, फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट अकाउंट विद सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान कहां जाएगा, राइट। इसी तरह जो आपकी ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट है वो कहां जाएगी, आपकी सुकूक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है वो कहां जाएगी। ठीक है ना। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए यहां पॉज कीजिए, इस सवाल को देखिए, बेशक चीटिंग कर लीजिए, बेशक चीट कर लीजिए, और देखिए क्या चीट करके आप इसका जवाब बना सकते हैं। सारे नोट्स को बेशक खोल लीजिए अपने सामने, बारी बारी देखते जाइए कि यार किस नोट में क्या आता है और इनमें से कौन सी चीज कहां प्लेस होगी। फॉर एग्जांपल बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड किस नोट में हमने पढ़ा है, किस लाइन आइटम में प्लेस होगा। ठीक है जी। पॉज कीजिए, एक दफा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एसेट साइड बनाने की खुद से कोशिश कीजिए, फिर मेरा आंसर देखिएगा प्लीज।
ऑलराइट, आई होप आपने देख लिया। तो ये है जी इसका सिंपल सा आंसर। सबसे पहले कैश एंड बैलेंसेस विद ट्रेजरी बैंक्स होता है जी, फिर बैलेंस विद अदर बैंक्स, लेंडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स और अदर एसेट्स। हमें पता है यहां पे एक डेफर्ड टैक्स एसेट भी होता है, अगर हम अपना फॉर्मेट देखें ना, डेफर्ड टैक्स भी हो सकता है, बट डेफर्ड टैक्स है नहीं इस सवाल में, तो वी विल नॉट राइट दैट। ठीक है ना जी। फिर मैंने सिंपली क्या किया है, हर चीज जहां जहां फॉल करती है वहां वहां ऐड करता गया, सिंपल एज दैट। जैसे आप कैश एंड बैलेंसेस विद ट्रेजरी बैंक्स देखेंगे, तो जितने भी मेरे बैलेंसेस ट्रेजरी बैंक्स के पास हैं प्लस जो मेरा कैश इन हैंड है वो डाला हुआ है। जैसे 9100 डाला हुआ है इसमें, जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला डाला हुआ है, जैसे ये नेशनल बैंक वाला डाला हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान डाला हुआ है इसमें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान डाला हुआ है इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 चेक कर लें, यही 5 डले हुए हैं, 1 2 3 4 5, सिंपल। इसी तरह बैलेंसेस विद अदर बैंक्स में क्या डाला हुआ है, जो इनके अलावा बाकी बैंक्स के साथ मेरे बैलेंसेस हैं, जैसे हबीब बैंक वाला बैलेंस डाला हुआ है, जैसे यूबीएल वाला बैलेंस डाला हुआ है, राइट। 412 एंड 311 चेक कर लें, ये 2 डले हुए। ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट, राइट। आई होप आपको समझ आ गया कि इट इज मोस्टली अबाउट मेमोरी। यस, रट्टे के लिए भी एक अकल की, एक समझ की जरूरत होती है। आप समझे बगैर चीज को रट्टा नहीं लगा सकते, और वही मेरा काम था, मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर समझा दिया कि यार बैंक्स की फाइनेंशियल्स में होता क्या है, बैंक्स जनरली करते क्या है, क्या उनकी डिफरेंसेस हैं फ्रॉम नॉर्मल फाइनेंशियल्स। बट इट इज मोस्टली अबाउट योर मेमोरी, आपको क्रैम करने पड़ेंगे फॉर्मेट्स। ठीक है ना जी। एक बात याद रखिएगा, मैं आगे आपको जब भी दूसरे पढ़ाऊंगा बैंक्स के अलावा इंस्टीट्यूशन सच एज इंश्योरेंस, सच एज म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तो मैं आपको पहले उनका बिजनेस बताऊंगा कि उनका बिजनेस होता क्या है। बैंक्स में मैंने उनका बिजनेस आपको नहीं बताया। उसकी वजह यह है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको बैंक्स का बिजनेस तो पता है, आप तो बैंक्स के साथ एवरीडे लाइफ में डील करते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है, लोगों से डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा लेते हैं और आगे इन्वेस्ट करते हैं, आगे लोगों को लोन्स भी देते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो कैश का बिजनेस है इनका, पैसे का बिजनेस है, पैसा लेते हैं और पैसा आगे देते हैं। ठीक है ना जी। इसलिए मैंने आपको बैंक्स का बिजनेस, क्योंकि आपको खुद भी पता ही होता है कि क्या करते हैं, इसलिए मैंने कोई डिटेल में समझाया नहीं। ठीक है जी। आपका होमवर्क बड़ा सिंपल सा है, आपने होमवर्क डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है, बैंक्स के फॉर्मेट्स के अच्छी तरह रट्टे लगाने हैं, जो मैंने चीज़ें आपको सिखाई हैं उनको रिवाइज करना है, और इसके पास पेपर्स में जितने सवाल आ रहे हैं ना, उन सब